जय हिंद दोस्तों। आपके लिए एक बुक लेकर आए दोस्तों, आरआरबी के लिए प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन का है दोस्तों, जो कि बहुत ही चर्चा में बुक रहता है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें जो फुल्ली एक्सप्लेन रहता है, ठीक है। 2026 तक अपडेट है दोस्तों, 2026 का प्रकाशन है। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें सभी तरह के एग्जाम का जो है अपडेट इसमें मिल जाएगा दोस्तों। टोटल प्रीवियस ईयर है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है, टॉपिक वाइज है। इसमें टोटल वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी से करेंगे, इसमें टोटल जो है इसका मतलब सॉल्यूशन जो है हम लोग करेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग बायोलॉजी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। जिनका भी एग्जाम एनटीपीसी का है, चाहे टेक्नीशियन का है, जिनका भी एग्जाम हर कुछ के दिया हुआ है दोस्तों, आइएगा। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? कौन सी शाखा है? तो अनुवांशिकी शाखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं पूछा हुआ दोस्तों, ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ है, पैरामेडिकल में 2025 में पूछा दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एक इसमें दिया हुआ दोस्तों मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र क्या है दोस्तों? मानव का समग्र अध्ययन है, जिसमें मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक भाषाई पहलू के अतीत एवं वर्तमान दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है सब्जी और फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कहता है हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल और पौधे को उगाने से लेकर के उसके व्यापार तक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब सेल का अध्ययन, मतलब कोशिका का अध्ययन, ठीक है। इसमें एक दिया हुआ है दोस्तों सीरोलॉजी, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सीरोलॉजी। इसमें एक ऑप्शन दिया दोस्तों इटियोलॉजी, ठीक है। तो इटियोलॉजी क्या है? आप देख रहे हैं रोगों की पहचान, निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विट्टिकल्चर क्या है? विट्टिकल्चर बताइएगा। तो विट्टिकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विट्टिकल्चर अंगूर की खेती। एक है दोस्तों ओलेरी कल्चर, ठीक है, सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। एक है दोस्तों फ्लोरिकल्चर, इसमें क्या होता है? फूल की खेती होता है फ्लोरिकल्चर में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर देखिएगा पूरा वीडियो को। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन होता है, ठीक है। कंकालों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं दोस्तों, शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को हार्पेटोलॉजी कहते हैं। आंखों के चिकित्सीय अध्ययन को ओफ्थाल्मोलॉजी कहते हैं और मानव के क्रमिक विकास अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर शब्द का संबंध रेशम की खेती से है, ठीक है। सेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? रेशम की खेती से है, याद रखिएगा दोस्तों। तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहते हैं, पक्षी पालन के अध्ययन को एबी कल्चर कहते हैं, ठीक है। पक्षी पालन को एबी कल्चर कहते हैं। एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर का संबंध किससे दोस्तों? रेशम कीड़ों के पालन से। रेशम कीड़ों के पालन से सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इथोलॉजी। इसमें एक वर्ड है दोस्तों इथनोलॉजी। ठीक है, इसमें दिया हुआ आगे देखिएगा। तो मानव जाति का अध्ययन इथनोलॉजी कहते हैं, हल्का सा अंतर है दोस्तों। ठीक है, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं और मानव जाति विज्ञान के अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एटोमोलॉजी कहते हैं। रोगों के कारणों का अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। रोगों के कारणों के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाइटोलॉजी का अध्ययन का संबंध किससे है बताइएगा। तो हिमाइटोलॉजी में रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। कृषि माध्यम से उत्तक के संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहते हैं और विषाणु के अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है, विषाणु के अध्ययन वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किससे मनुष्य का अध्ययन होता है। तो मनुष्य का अध्ययन जो है बताइएगा क्या होगा दोस्तों। तो मनुष्य का अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या है दोस्तों, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। ठीक है, आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थोलॉजी, मछलियों का अध्ययन जो है इक्थोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा विज्ञान का एक शाखा है एंड्रोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। एक है दोस्तों फिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है तो शरीर की क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन होता है। शरीर के क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन होता है। अनुवांशिकी, इसमें जो है अनुवांशिक और जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। कर्मागत उन्नति, कर्म विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कहता पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मृदा विज्ञान के एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एडाफोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरुषों में बांझपन और यौन रोग का अध्ययन क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। पुरुषों में बांझपन और यौन रोग के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं। कृषि में पौधे का पोषण और जीवन के अध्ययन को एग्रोबायोलॉजी कहते हैं। एटामोलॉजी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इसे कहते हैं डेस्मोलॉजी। समझ गए, एटामोलॉजी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में शरीर विज्ञान चिकित्सा का वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थिति से संबंधित है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंड्रोलॉजी। ठीक है, एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों में बांझपन या यौन रोग का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को बायो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्रेब फिश के अध्ययन को एस्टाकोलॉजी कहते हैं। शरीर रचना के अध्ययन को या फिर स्नायुबंध के अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित हेपेटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी।
हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। एक है दोस्तों हेल्कोलॉजी, ठीक है, आप देख रहे हैं हेल्कोलॉजी है, इसमें अल्सर का अध्ययन होता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन होता है। जेरियोट्रिक्स, इसमें जो है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है जेरिएट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 17, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड दिया हो दोस्तों नोथोलॉजी, तो नोथोलॉजी में संकर का अध्ययन होता है। ठीक है, संकर का अध्ययन नोथोलॉजी में। शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना और शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन जो है शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। सौरो विज्ञान, इसमें क्या होता है नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपात, आर्द्र भूमि जो समुद्र से अलग करता है उसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन है बताइएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जानवरों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित जो है विषय पर अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों? मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहते हैं, एरेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एरेक्नोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहते हैं। मानव के संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी कहते हैं, मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी। कुत्तों के अध्ययन साइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, सोरोलॉजी की में किसका अध्ययन होता है बताइएगा? तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है और सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा एथनोग्राफी, एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एथनोग्राफी। एक है दोस्तों एथनोबोटनी। एथनोबोटनी क्या है? तो वनस्पति के विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पति और लोगों के मतलब जो है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों आगे, उसके पारस्परिक संबंध और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें कुछ और वर्ड दिया हुआ दोस्तों नृविज्ञान। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या है मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी बहुत बार बढ़ आ चुका है दोस्तों। आर्चियोलॉजी में मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझाने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। ठीक है, औषधि विज्ञान क्या है? तो जड़ी बूटी के अध्ययन को ही औषधि विज्ञान या फिर फार्माकोलॉजी कहते हैं, फार्माकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों को अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ओन्कोलॉजी जो है कैंसर से जुड़ा हुआ है, कैंसर से जुड़ा हुआ ओन्कोलॉजी है।
क्वेश्चन नंबर 27, कवक विज्ञान क्या है, बताइएगा दोस्तों। तो कवक विज्ञान में जो है, कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान में। इसमें कुछ एक्सप्लेन दिया होगा दोस्तों, देखिएगा। एपी कल्चर, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी दोस्तों, हाँ, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और नीथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी में कवक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, माइकोलॉजी में कवक के अध्ययन से संबंधित है। और नीथोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइएगा दोस्तों। और सॉरी, गलती बोले दोस्तों, ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी जो है किसका अध्ययन से संबंधित है। तो ओनिरोलॉजी जो है सपने के अध्ययन से। ठीक है, ओनिरोलॉजी सपने का अध्ययन। ओनिरोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क कार्यों के बारे में सपने को देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह स्तंभ स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन है, जहर का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है। टेक्सोनोमी जो है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित है टेक्सोनोमी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बायोसिस्टेमैटिक का उद्देश्य क्या है। बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 34 की ओर। जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोलॉजी। ठीक है, जानवरों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक चैप्टर खत्म हो चुका दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 की ओर हम लोग आते हैं। कोशिका सिद्धांत, रचना और कार्य, या फिर जंतु कोशिका। आइए चैप्टर नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन सूत्री विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप में वर्णन करता है। राइट आंसर होगा जनक कोशिका के समरूप द्विगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर। कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहा जाता है। कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के प्रवेश और निकास की नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग कहा जाता है क्योंकि यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 37 की ओर। सुकेंद्रीय कोशिका में आनुवांशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रबद्ध संरचनाएं मुख्यतः किसमें पाई जाती है, बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक में। केंद्रक के अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है जो कोशिका के आनुवांशिक सामग्री और जानकारी का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। कहता है केंद्रक में एक परत होती है। केंद्रक में एक परत होती है, एक गलत है दोस्तों। ठीक है, केंद्रक में जो क्या है दोहरी झिल्ली होती है, ना कि एक परत होती है। केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये भी गलत है दोस्तों। केंद्रक में हरित लवक होता है, ये भी गलत है। केंद्रकीय झिल्ली में रंध्र होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली
प्रोटीन और लिपिड के द्वारा बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बना होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये अर्धपारागम झिल्ली होती है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा बाहर से आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 40, परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। याद रखिएगा मादा युग्मक का निर्माण जो है अंडाशय में होता है। मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन से बनने वाले युग्मनज में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिए हैं? कथन दिया हुआ है कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह जो कथन जो है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया है। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा प्रथम बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिकाओं का विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सजीव के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसका अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जबकि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया है। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने किया है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन। तो याद रखिएगा दोस्तों कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? बताइएगा दोस्तों। तो डीएनए और राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग का अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होता है। केंद्रक के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं को अपने डीएनए और राइबोसोम होती है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दो कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यूकार्योटों में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? तो कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे 45 की ओर। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतररोस्म क्रिया के परिचालन कर सकती है। बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर भी नाम से जानते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं एवं एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं। कोशिका के द्वारा ऊर्जा स्रोत के रूप में एटीपी का उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है 1857 में अल्टमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अल्बर्ट बॉन कोलिकर के द्वारा, सॉरी दोस्तों, 1857 में अल्बर्ट बॉन कोलिकर के द्वारा जो है खोज किया गया था तथा नामकरण जो है 1898 में जर्मन के वैज्ञानिक बेंडा के द्वारा यानी सी बेंडा यानी कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 46 की ओर। प्राकेंद्रिकी कोशिका की विशेषताओं के संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से एक ही गुणसूत्र होते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही कथन है। इसका आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ रहे हैं। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कथा कोशिका भित्ति में क्या होता है? पादपों को उसकी संरचना और ताकत देता है। पादपों की संरचना और उसकी ताकत देता है। राइबोसोम में क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन की निर्माण शामिल का मुख्य स्थल है।
लाइसोसोम, लाइसोसोम में क्या होता है, किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों को पचाता है। ठीक है। गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण क्या हो जाएगा, लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है गाल्जी उपकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे दिया हुआ है वही सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 48, खुरदुरी अंतराद्रव्य जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखती है क्योंकि इसके परत पर मतलब खाली स्थान नामक कण जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम नामक कण जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक 70S प्रकार के होता है और एक 80S प्रकार के होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। निम्नलिखित में क्या एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना जो है छड़ाकार होती है। गुणसूत्र धागे जैसी संरचना होती है, इसमें डीएनए होता है। ये पौधे और जानवरों की कोशिकाओं के डीएनए में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रकृति बनने और उसे वितरित करने में सहायक होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 50 की ओर। कोशिका में कितने प्रकार के अंतर्द्रव्यी जालिका होते हैं। कोशिका में 2 प्रकार के अंतर्द्रव्यी जालिका होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, एक होता है दोस्तों चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर राइबोसोम जुड़ा होता है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है, और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो है राइबोसोम रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं दोस्तों। कोशिका के आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण कोशिका के कारण संभव होती है। यह 3 विशेषता कौन कौन सी है, तो 3 विशेषता बताना है दोस्तों। तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये जो है 3 विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव कोशिका के आंतरिक सभी गतिविधि और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखे जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पेशीय कोशिकाएं। पेशीय कोशिकाएं के कारण जो है संकुचन, शिथिलीकरण और जो है अंग में गति होता है। क्वेश्चन नंबर 53, बेजीव जिसमें केवल एक कोशिका होती है क्या कहलाते हैं। बेजीव जिसमें केवल एक कोशिका होते हैं उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जिसमें एक कोशिका होते हैं उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जिसमें बहुत सारे कोशिका होगा उसमें बहुकोशिकीय कहेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। पौधे और जानवर, ठीक है, एक पौधे और जानवर जो है बहुकोशिकीय का उदाहरण है। ठीक है, और एक कोशिकीय की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आ जाएगा प्रोटिस्टा, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 54, कोशिका में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकेंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रकेंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको देख लेते दोस्तों। प्रोकाराइटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है और केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं।
जबकि यूकारियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय आदि पाए जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिकीय विभाजित होकर जो है कौन सा जो नई कोशिका बनाती है, कितनी नई कोशिका बनाएगी? यानी जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर कितनी नई कोशिकाएं का निर्माण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, 4 नई कोशिका के निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई संतति कोशिकाएं बनाती है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिकाओं की आधी होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो गुणसूत्रों की संख्या जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? बताइएगा। अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतःद्रवी जालिका सुकेंद्रित कोशिकांग में पाए जाने वाला एक झिल्लीदार भाग है। अंतःद्रवी जालिका केंद्रक के अंदर परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58, बेजीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बेजीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्था का अनुसरण करता है? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण प्रोफेज है जो इंटरफेज में एस और G2 को अवस्थाओं का अनुसरण करता है। यह वह प्रक्रिया है जो मूल कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद रेप्लिकेट किए गए आनुवंशिक पदार्थों के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? कौन सा कोशिका है दोस्तों? तो झिल्ली का प्राथमिक कार्य कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को विनियमित करना। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को विनियमित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 60 के बाद 61 की ओर, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिका में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? कहता है कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जो प्रजनन कोशिकाएं जैसे में अंडाणु या फिर शुक्राणु, ठीक है, में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करता है। इस विभाजन में एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है पुरकिंजे ने गढ़ा था। ठीक है, पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने साल 1839 में गढ़ा था। कोशिका का वह जीवित भाग जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है डुजार्डिन ने 1835 में किया था। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, जीवों के मूल निर्माण इकाई कौन सी है? जीवों की मूल निर्माण इकाई कोशिका है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीव के मूल निर्माण इकाई कोशिका है। इसे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा जो है यूकारियोटिक कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा
कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। कौन सा पदार्थ जो है विसरण के द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 66, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया के द्वारा आधी हो जाती है? एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 संतति कोशिका बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। तो उसे कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे कोशिका कहा जाता है। ठीक है। कोशिका का खोज कब हुआ था दोस्तों? 1665 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, SER का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है और तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा, अणु और लिपिड के निर्माण में सहायता करते हैं। बताइएगा दोस्तों SER का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? कौन सा कोशिकीय घटक जो है अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका आदि कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आदि कोशिका होती है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, DNA, RNA कोशिका द्रव सीधे संपर्क में रहते हैं। इसमें पतली कोशिकांग 70 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना 50S और 30S होती है। 50S और 30S होती है। इसका डिस्कशन दिया दोस्तों। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका के जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाई में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झिल्लीबद्ध कोशिकांग की मौजूदगी। झिल्लीबद्ध कोशिकांग की मौजूदगी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? किस प्राणी ऊतक में, मिस्टेक बोले दोस्तों, किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो सल्की उपकला ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है। ठीक है। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाएं पतले स्तर में बनाता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 73, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो SER के द्वारा औषधियों और विषों का निर्विषीकरण किया जाता है। ठीक है। औषधियों और विषों का निर्विषीकरण किया जाता है SER के द्वारा। SER क्या है दोस्तों? बताइएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है दोस्तों RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? बताइएगा दोस्तों। कौन सा कोशिकांग जो है विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? राइट आंसर होगा अंतःद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
नीचे दिए गए चित्र ए और बी दो प्रकार के कोशिकांग विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर कुछ फिगर दिया दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा। फिगर को थोड़ा सा हम एक अच्छी तरह से इसको बनाते हैं। वैसे ये तो दिख रहा होगा आपको, इसमें थोड़ा सा दिक्कत, इसको हम बना के फिर आपको हम दिखाते हैं। तो फिगर में देखें तो थोड़ा सा इसको हम अच्छा से बनाए हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है फिगर नंबर 1 में कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको जो है आप देख रहे हैं दो भागों में बराबर बटा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 2 3 4, यानी काला जो है 4 गो है। तो यहाँ पर देखिए 2 काला हो गया, यहाँ भी 2 काला हो गया, यहाँ पर देखिए उजला भी 4 गो है दोस्तों टोटल। तो यहाँ भी देखिए 2 गो उजला हो गया, 2 गो उजला हुआ, मतलब ये जो है समसूत्री यानी समान भाग में विभाजित हुआ है। इसमें देखिएगा दोस्तों, ये तो अर्धसूत्री विभाजन दिख रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो एक यहाँ पर है, देख रहे हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला कितना है, 1 में 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 1 में 2 दिया हुआ है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ग्रीन वाला देखिए पहले इसको टूट करके ये 2 भाग में बटा हुआ है। तो एक हरा यहाँ से लिया हुआ है, एक हरा यहाँ ले लिया है, 2 हरा हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए लाल वाला जो है, लाल जो दिख रहा है आपको, एक लाल यहाँ आ गया, एक लाल यहाँ आ गया। अब फिर इसको तोड़ा है दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर 2 हरा था, 2 का सिंगल सिंगल ले लिया है, यहाँ भी सिंगल सिंगल ले लिया है। तो इस तरह से ये जो है आधा होते जा रहा है, इसका आधा ई हो गया, इसका आधा ई हो गया, यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो ए क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन, और बी क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 76, यूकार्योटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जानते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। जरा देखते हैं दोस्तों, कहता है लाइसोसोम के बारे में, कहता है यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है। इसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण करता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गाल्जिकाए द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और यह मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है। इसी कारण जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, श्राइडन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू नहीं होता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु पर लागू नहीं होता है। कवक, जंतु और शैवाल पर जो है लागू होता है, जबकि विषाणु पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 78 की ओर। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज जो है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए हुआ है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है दोस्तों 1665 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है किसने किया है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया है। केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जेली जैसे पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जेली जैसे पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल लगभग 100 क्वेश्चन को उठाए हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, खाली स्थान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। तो कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था दोस्तों, कोलिकर ने किया है।
ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कोशिका का वह बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? राइट आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर आते हैं 84, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेख माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है। माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में संरेखित होते हैं और धुरी पर तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 85, स्वतंत्र अस्तित्व के संरक्षण जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है दोस्तों। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाल्जी काय। ऑप्शन नंबर डी गाल्जी काय। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर आते हैं, निम्न में से कौन सा झिल्ली संयोजित थैलीपाचक एंजाइमों से भरी होती है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो है थैलीपाचक एंजाइमों से भरी होती है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम की खोज डी डोबी नामक वैज्ञानिक ने 1995 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम को ही दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहते हैं या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। ठीक है, केवल पुरकिंजे याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है जोहान पुरकिंजे ने गढ़ा था। ये जो है रॉबर्ट हुक क्या है दोस्तों? कोशिका की खोज किया था 1665 में। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। इसीलिए क्या कहते हैं? अच्छा, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसीलिए जो है जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, खाली स्थान कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 92, निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनिक किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को कलांत भी करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों। कथा पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यह पहला कथन ही असत्य है दोस्तों। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में जो है छोटी नहीं बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है, सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 94, निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? कहता अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है, यह सही है।
अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है। ये गलत है दोस्तों। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप 2 गुनी नहीं 4 गुनी होती है। ठीक है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं को जीन परिणामी कोषों में मिश्रित होते हैं। ये भी सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका के मास्टर नाभिक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए ब्लूप्रिंट अवयव अपने में समाहित रखता है। क्वेश्चन नंबर 96, किसी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका के प्रोटीन कारखाना के रूप में राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका के प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में राइबोसोम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण विभाजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? कहता है एक पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन हो जाएगा। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आगे 101 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन सा है दोस्तों? जल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कथा सुमेलित करें। सुमेलित करना है, देखिएगा दोस्तों। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो है केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद चैप्टर नंबर हम लोग अगला चलेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों पादप कोशिका। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।